हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 3 मार्च शिफ्ट 3 के जो एआरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एज ऑफ December 31st 2024 हाउ मेनी स्टार्टअप्स इन इंडिया वर रिकॉग्नाइज्ड बाय डीपीआईआईटी। टोटल 1,57,000 ऐसे जो है स्टार्टअप्स है जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं डीपीआईआईटी के द्वारा। And if we talk about India, then it ranks globally third position in startups. टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हैं? तो 67 यूनिकॉर्न्स एज पर ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। अगर हम लोग जो है यूनिकॉर्न्स की बात करें तो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, आई थिंक 1 बिलियन। अगर किसी का टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा है या 1 बिलियन तक से ज्यादा है तो फिर वो यूनिकॉर्न कंपनीज में जो है गिने जाते हैं। फर्स्ट पे कौन है यूनिकॉर्न्स हाईएस्ट नंबर ऑफ? तो यूएसए हो जाएगा ऑफ कोर्स। सेकंड पे चाइना है एंड जो है थर्ड पे इंडिया है विद 67 यूनिकॉर्न्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू होम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो इट गिव्स देयर हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, CJI, and if we talk about president, then he gives his resignation to vice president. याद रखेंगे आप लोग कि सीजीआई प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। आर्टिकल 124(2) में जो है ये लिखा हुआ है दैट अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। आप ये आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल्स बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज एनरिच्ड इन ए विच आर्टिकल। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट से ही बोल रही हूँ कि डीपीएसपी आप अच्छे से पढ़ लो। डीपीएसपी से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ये भी डीपीएसपी का क्वेश्चन है, आर्टिकल 39D। इट कैन बी रेड इन कंजंक्शन विथ आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ये भी जो है कुछ ना कुछ राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे 39D है। अब अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो सबसे पहले तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 4 में है, आर्टिकल्स 36 to 51। उसके अलावा अगर एक चीज और हम डीपीएसपी के बारे में देखें तो एक क्वेश्चन पूछता है कि वेलफेयर स्टेट कहाँ मेंशन्ड है, एफआर में या फंडामेंटल ड्यूटीज में या डीपीएसपी में। तो वेलफेयर स्टेट आप याद रखेंगे कि वेलफेयर स्टेट का मेंशन है डीपीएसपी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन ही मैंने सही नहीं बनाया। तो क्वेश्चन ये होगा कि इन विच पार्ट इट इज मेंशन्ड, in which part it is mentioned that judiciary is separated from executive. ये कौन सा पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी इसमें मेंशन है। एंड स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 50 स्टेट्स दैट स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये चीज जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा एक आर्टिकल 51 के बारे में भी मे बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आर्टिकल 51 किसके बारे में है। अगला क्वेश्चन है, कोसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो कोसी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, आप याद रखेंगे। कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। ड्यू टू एनुअल फ्लड्स, तो इसमें क्या होता है कि ये ना अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से जो इसके आसपास के बैंक्स पे रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। काफी जो है लाइफ और प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है। ऐसी एक रिवर है दामोदर, दामोदर रिवर है। इसको जो है हम लोग सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि जैसी तबाही कोसी रिवर बिहार में मचाती है वैसा ही कुछ दामोदर रिवर का हाल है। उसके अलावा गंगा की बात करें तो गंगा जो है टोटल 2525 किलोमीटर की जो है लेंथ है गंगा रिवर की। गंगा की अगर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके अलावा गंगा के बारे में और क्या हम लोग बात कर सकते हैं? तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाकी प्रयाग जो पंच प्रयाग है, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग,
देवप्रयाग जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं वहां पे देवप्रयाग बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग बनता है जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे देवप्रयाग। और यहीं से फिर जो है भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वहां से फिर गंगा रिवर इसका नाम पड़ जाता है। तो ये चीजें हैं कुछ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 टू पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल अगर 16 की बात करें तो वो भी जो है यही है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है। तो उसमें इन सारी चीजों के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि आप उत्तराखंड से हो तो हम आपको जो है जॉब नहीं देंगे। तो ये चीज है आर्टिकल 16 से आपको सिक्योर की गई है। तो ये सारे जो है फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। आर्टिकल 15 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी के पार्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन मोर सक्सेसफुल। कौन सी स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा सक्सेसफुल था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो पंजाब एंड हरियाणा। बाकी ये वर्ल्ड लेवल की बात है, यहाँ जो मैंने लिखा है ये वर्ल्ड की बात हो रही है कि नॉर्मन बोरलॉन्ग को जो है क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, नॉर्मन बोरलॉन्ग। और इनको जो है नोबेल प्राइज में मिला था 1970 में, याद रखेंगे। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन हो जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, मुझे लगता है इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन बीइंग कि अभी 2024 क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। और 2024 में जो भारत रत्न अनाउंस हुए हैं, भारत रत्न, तो उनमें जो है एक नाम एम एस स्वामीनाथन जी का भी है। टोटल जो है फाइव फाइव भारत रत्न अनाउंस हुए थे 2024 के लिए। एक तो स्वामीनाथन जी मैंने बता दिया, एक कर्पूरी ठाकुर जी, एल के अडवाणी। ये सारे नाम जो मैं बता रही हूँ इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, मैं फिर से बता रही हूँ। पीवी नरसिम्हा राव, इनके बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे पीएम कौन था। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कुछ ना कुछ आप देखें तो करंट से रिलेटेड भी हैं। अब चरण सिंह, तो ये कुछ नाम है पांच, कपूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 के लिए भारत रत्न के लिए अनाउंस किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई वॉज डिसिपल ऑफ। तो मीराबाई किसकी शिष्या है ये पूछा गया था। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे फ्रेम नहीं हुआ था, पूछा गया था कि वो कौन से लाइक संत हैं जो कि कृष्ण के डिवोटी हैं और साथ में लाइक एक अनटचेबल या लो कास्ट से बिलोंग करते थे, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर संत रविदास हो जाएंगे। मीराबाई के ये गुरु भी हैं संत रविदास। और मीराबाई के बारे में बात करें तो शी वॉज मैरिड टू भोजराज, द क्राउन प्रिंस ऑफ मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, द रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 वाज पास्ड बाय हूम। तो किसके द्वारा, तो ऑब्वियस है रेलवे मिनिस्ट्री, जो रेलवे मिनिस्टर होंगे करंट, कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इनके द्वारा जो है पास किया गया। ये बिल था क्या, इस पे बहुत बवाल भी हुआ था। तो ग्रांट स्टैट्यूटरी पावर टू द रेलवे बोर्ड एंड इनेबल्स एक्सपेंशन ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन। सो ये है इसमें। अगला है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट। ये चीज अगर आप कल से आज तक में देखेंगे तो 3 वीडियोस में आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 6.25% हो जाएगा। रेपो रेट होता क्या है, तो इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स पे व्हेन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से अगर लोन लेते हैं या पैसे लेते हैं कमर्शियल बैंक्स, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई, कोई भी बैंक, तो फिर वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ये इसके पहली बार तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है।
अब कॉन्सेप्ट देखिए इसके पीछे क्या है, तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इसका नाम होता है। ये क्या है कि कुछ परसेंट जो है बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, कैश में। मान लीजिए एचडीएफसी है, उसके पास 100 रुपए है। 100 रुपए है तो उसमें से मे बी 5 रुपए उसको कैश के तौर पे जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई के पास 5 रुपए जो है रखना पड़ेगा कैश में। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये आप याद रखेंगे कि ये बैंक खुद के साथ नहीं रखता है, सेंट्रल बैंक के साथ रहता है, और हमारे में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया होगा। अब एसएलआर के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो ये जो चीज है ना एसएलआर, तो ये फिर ये एक लिक्विड एसेट। कोई भी चीज आपको लिक्विड एसेट बैंक को अपने साथ रखना होता है। मतलब एचडीएफसी अपने साथ ही रखेगा। 100 रुपए में से उसने 5 रुपए तो दे दिए आरबीआई को। मान लीजिए 5 रुपए जो है उसको अपने पास रखना है, या तो वो कैश रखे, या ये 5 रुपए का गोल्ड खरीद के रख ले, या फिर किसी और फॉर्म में, लेकिन वो लिक्विड एसेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 रुपए का खरीद ले, वैसे रख ले। मतलब अब ये 5 रुपए जो है ना, ये मार्केट में नहीं दे सकता है कि मार्केट में दे दिया फर्दर कुछ बिजनेस के लिए, उसको अपने पास रखना है लिक्विड एसेट के तौर पे। तो ये होता है सीआरआर और एसएलआर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा था, तो ये संजय शुक्ला इनका नाम है, जो अभी है नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। एनएचबी स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1987 में। हेडक्वार्टर में भी पूछ ले तो न्यू दिल्ली आप याद रखेंगे। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लू अम्ब्रेला। तो फाइनली कुछ कुछ बुक्स पूछना स्टार्ट कर दिया है। सो ब्लू अम्ब्रेला जो है रस्किन बॉन्ड की बुक है, एंड इट वाज अडॉप्टेड इनटू अ हिंदी फिल्म इन 2005 डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन सेटअप। तो इलेक्शन कमीशन कब सेटअप हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन किसका किसका इलेक्शन कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट असेंबलीज का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन कराता है। ठीक है, अब म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, तो अगर पूछा जाए कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन क्या इलेक्शन कमीशन कराता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्योंकि इनका इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन कराता है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। ये चीज आप जो है क्लियरली याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। तो पिछले वाले में भी कुछ बॉर्डर से पूछा था, इस वाले में नेपाल से कौन कौन स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। तो मैप क्लियर हो तो इजीली आप बता सकते थे कि 5 स्टेट्स से करता है बॉर्डर शेयर। कौन कौन से, तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लोगों को लगे कि नहीं मे बी बांग्लादेश से ही करता हो, लेकिन नहीं, ये नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। और बाउंड्री की बात करें तो टोटल 1751 किलोमीटर तक की जो है बॉर्डर इंडिया नेपाल के साथ शेयर करता है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर के बारे में, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, इन विच मंथ इज कटी बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो कटी बिहू कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो ये मिड ऑफ अक्टूबर, जो कि कार्तिक महीना आप बोले हिंदी में, कार्तिक मास में मनाया जाता है। उसके अलावा बोहाग बिहू अप्रैल में। आप देख लीजिए, क्योंकि अगर कट्टी पूछा है तो मे भी आगे वाले शिफ्ट में ये सब पूछ ले। तो बोहाग बिहू अप्रैल में, माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। असम का फेस्टिवल है बिहू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लोगन ऑफ 38th नेशनल गेम। अब इससे पहले किसी शिफ्ट में तो बस इतना पूछा था कि 38th नेशनल गेम हुए कहाँ है, अभी स्लोगन पूछ लिया है। मैंने मोटो बताया था पर स्लोगन मैं नहीं बताई थी, और बता ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ। तो ये है इसका स्लोगन इस बार का, और थीम वगैरह सब हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस की है, तो वो सब आप जो है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन था, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑन द ओकेजन ऑफ गौतम बुद्ध अटेनिंग एनलाइटमेंट। तो गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट अटेंड किए उस टाइम पे जो है कौन सा फेस्टिवल, तो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ऑल्सो नोन एज वेसक और हनुमातसुरी जो भी बोले आप, तो ये जो है इसका दूसरा नाम है।
उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सेरेमन जो है वो उन्होंने कहाँ पे दिया था, तो आप याद रखेंगे कि सारनाथ में। सारनाथ में दिया था इन्होंने, डियर पार्क में। और अलाइनमेंट इन्होंने कहाँ पे पाई थी, तो बोध गया में। बोध गया जो कि कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो ये कुछ जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इन विच सेक्टर, तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा सेक्टर हो जाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इसी में है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेट्स में बात करें तो हरियाणा में हाईएस्ट है, लोवेस्ट एमपी में है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो केरला में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। और अगर हम लोग इकोनॉमी में देखें तो टोटल जो है 4 सेक्टर्स होते हैं। पहले तो है प्राइमरी, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आ गया। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो वो प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई। टर्शरी की बात करें तो फिर जो सर्विस सेक्टर हो जाता है, सर्विस सेक्टर बैंकिंग वगैरह हो गया, तो ये सब टर्शरी में हो जाएंगे। और एक क्वार्टनरी सेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, जो जैसे साइंटिस्ट वगैरह है, कोई खोज और वैसी वाली चीजें हैं, तो वो सारी क्वार्टनरी सेक्टर में आ जाती हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक्स बिलोंग टू विच इकोनॉमिक सेक्टर, अभी हम बात कर ही रहे थे, ये क्वेश्चन ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर हो जाएगा। अभी मैंने बताया प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी की हमने बात कर ली सर्विस सेक्टर, और क्वार्टनरी कौन सा हो जाएगा, रिसर्च एंड आईटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो मेन रीजन अगर बात करें, वैसे तो बहुत सारे रीजन थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स तो डलहौजी ने लगाया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसका था, तो डलहौजी का था। पॉलिटिकल कितने फैक्टर्स थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे, पर एक जो था कि र्यूमर ऑफ कार्टेजेस क्रीज्ड विद पिग एंड काउ फैट, तो ये एक इमीडिएट कॉज बना था। मेजर इवेंट्स उस टाइम पे कौन कौन से हुए थे, उसमें बात करें तो मंगल पांडे जैसे वो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था अप्रैल 8 को 1857 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न कोस्ट के सेक्शंस की बात करें तो एक तो कोंकण कोस्ट है, जो मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा तक का जो कोस्ट है, तो उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। देन एक करावली और मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट जो केरला वाला है, कर्नाटका केरला, तो उसको जो है मालाबार कोस्ट कहते हैं। मालाबार कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, विच आर प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स इन इंडिया, सो प्राइवेट सेक्टर पोर्ट की बात करें तो पीपावाव एंड कमराजर, ये जो 2 पोर्ट्स है वो प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स हैं। पीपावाव जो है वो फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है, कहाँ पे है, तो गुजरात में है। एंड कमराजर जो है वो एन्नौर तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम मिस्री करेंटली होल्ड्स विच पोस्ट, तो विक्रम मिस्री जो है वो कौन सी पोस्ट पे है, तो ये फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है करेंटली। ये ऑल्सो एक चाइना के एम्बेसडर की तरफ भी सर्व कर चुके हैं 2019 से लेकर के और 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू, सो 1 एम्पेयर जो है 1 कूलम पर सेकेंड के जो है बराबर होता है। एम्पेयर जो है वो किसकी, करंट की यूनिट है, और कूलम चार्ज की। एक कूलम की बात करें तो 6.24 इंटू 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। उसके अलावा राखी गढ़ी, इससे पहले वाले शिफ्ट में अफगानिस्तान का पूछा था कि अफगानिस्तान की साइड पूछी थी इंडस वैली की, है ना, और अभी जो है राखी गढ़ी के बारे में पूछ लिया। तो राखी गढ़ी कौन सी स्टेट में है, तो हरियाणा में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या लार्जेस्ट साइट है फिलहाल तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो ये आप याद रखेंगे। बाकी हमने और भी साइट से, जैसे लोथल की बात की थी, पिछले वाली जो शिफ्ट का मैंने एनालिसिस दिया था, लोथल गुजरात में है। और और भी थे, आप जो है देख लेंगे। अगला है, व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, तो क्या होता है कि मान लीजिए 2 लोगों का काम है और वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग जो है वो तो एक तरह से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड ही है, उनका कुछ काम नहीं है, तो इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट
कहते हैं, जिसमें लग तो रहा है कि हाँ वो काम कर रहे हैं पर कुछ ज्यादा फ्रूटफुल है नहीं। सो कॉमन, और ये सबसे ज्यादा कॉमन जो है एग्रीकल्चर में होता है, जहाँ पे सारे घर के लोग जैसे इन्वॉल्व है खेती में, और उतना जरूरी ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज शाहमल किल्ड इन 1857 रिवॉल्ट? तो शाहमल की मृत्यु कब हुई थी? तो जुलाई 1857 में इनकी डेथ हुई थी। ये जो है बरूद रिबेलियन को इन्होंने लेड किया था, और ये कौन से, तो डोनाल्ड कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, था, उनके द्वारा जो है ये मारे गए। अगला क्वेश्चन है, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे डिस्कवर हुआ था? तो बहुत चीजें हैं, उनमें से एक डेसिमल सिस्टम हो गया, या फिर जीरो की खोज, तो ये सब जो है गुप्ता टाइम पीरियड पे ही हुआ था। आर्यभट्ट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाई कोर्ट जजेस सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू होम? सो इससे पहले अभी हम लोगों ने सीजीआई का आई थिंक पढ़ा, अब हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट का भी जो है उनके जजेस भी प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं। कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो आर्टिकल 217(1) में मेंशन्ड है। रिटायरमेंट एज में भी पूछ ले तो आप याद रखेंगे 62 ईयर्स जो है रिटायरमेंट एज होती है हाई कोर्ट के जजेस की। पहले 60 थी, फिर बाद में बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट मेड सिक्किम अ स्टेट ऑफ इंडिया? ये भी आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट जो है मैंने बताया था, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत आ रहे हैं तो मैंने बोला कि मे भी पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जिन्होंने भी देखा होगा तो उनको तो एकदम कर ही लिए होंगे। तो ये 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था, उससे सिक्किम को जो है एक फुल इंडियन स्टेट बना दिया गया था। और उसमें सिक्किम को एक सीट जो है राज्यसभा में और एक सीट जो है लोकसभा में दी गई। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर स्वामी दयानंद सरस्वती डेथ विच स्कूल वाज स्टार्टेड बाय हिज फॉलोअर्स? तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स जो है स्टार्ट किए गए थे। ये लाहौर में फाउंड किया गया था 1886 में महात्मा हंस राज के द्वारा। ये सारी इंफॉर्मेशन याद करेंगे कि वैदिक जो एंग्लो वैदिक स्कूल है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो लाहौर में। कौन से ईयर में? 1886 में। किसके द्वारा? तो महात्मा हंसराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लोकेटेड? तो ये कहाँ? तो ये वाराणसी में एक प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है, और ये डेनमार्क एंड आईआईटी बीएचयू का जो है प्रोजेक्ट है, तो रिवाइव वरुणा रिवर। वाराणसी आपको पता है, वरुणा रिवर से ही वाराणसी, और 80 रिवर से 80, तो ये दोनों रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से इसका नाम बना है। तो वरुणा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवाइव करने के लिए डेनमार्क और आईआईटी बीएचयू के बीच में जो है ये स्मार्ट लेबोरेटरी का जो प्रोग्राम है हुआ है, प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो इनलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 27 अक्टूबर 1986 को हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा नोएडा में, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग नेशनल वाटरवेज। ठीक है, अगर हम लोग नेशनल वाटरवे 1 की बात करें, पूछ सकता है क्योंकि अभी NH44 के बारे में पूछा था, NH44, तो मे बी पूछ सकता है। तो नेशनल वाटरवे 1 किस पे है? तो गंगा रिवर पे है, पहली बात तो आप याद रखेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो हल्दिया, हल्दिया से इलाहाबाद तक है, प्रयागराज। हल्दिया टू प्रयागराज है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल वाटरवे 2 की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे? तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये सरिया से लेके धुबरी तक है, नेशनल वाटरवे 2। तो ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। बाकी नर्मदा, तापी और भी जो है रिवर्स पे वाटरवेज हैं, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है तो पूछ लेता है। तो नेशनल वाटरवे गंगा, हल्दिया टू प्रयागराज, एंड नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, सरिया टू धुबरी। तो बस ये रहे आज के क्वेश्चंस, बाकी कल जो होगा तो हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तब तक जय हिंद।